गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी लिथोस्फीयर की। इसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने बहुत से तथ्यों के बारे में देखा था, और हमने ये भी देखा था कि अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया गया है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो अभिनव मत है, नूतन मत है, उसके संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत, नया जो मत है वो देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत की जब भी बात की जाती है तो ये किस आधार पर स्पष्ट हुआ? हमें जो अभिनव मत है वो देखिए भूकंपीय तरंगों की आधार, भूकंपीय तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की गति एवं भ्रमण पक्ष के आधार पर, आधार क्या है? भूकंपीय तरंगों की गति एवं भ्रमण पक्ष है। ठीक है, इसके आधार पर कितने भागों में पृथ्वी को बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। अब हमें ये देखना है कि वो जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये ऊपरी क्षेत्र है हमारा, इसके नीचे का क्षेत्र है ये हम अध्ययन कर रहे हैं। कैसा अध्ययन कर रहे हैं? पृथ्वी का ये केंद्र है। हम बाहर से इस प्रकार हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे बाहरी जो प्रपट्टी है, कहने का अर्थ यहाँ से ले लीजिए, इस प्रकार से ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भाग कौन कौन से भाग हैं और इन भागों को किस आधार पर हमने विभाजित किया है? भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर हमें अलग अलग भाग स्पष्ट हुए हैं। तो चलिए सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा?
ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, कुल 3 भागों की बात की गई। प्रथम भाग था क्रस्ट, जिसको भूप्रपट्टी कहा जाता है। दूसरा था मेंटल, ठीक है, और तीसरा था जो आप क्रोड या कोर बोलते हैं। ठीक है, भूप्रपट्टी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये मेंटल हो गया, प्रावार हिंदी में, कोर क्रोड जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कुल 3 भाग हमें स्पष्ट हुए हैं। ऊपरी क्षेत्र क्रस्ट, निचला क्षेत्र मेंटल और लास्ट का क्षेत्र है क्रोड, जो पृथ्वी के केंद्र की बात करें। अब इस क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में मेंटल को भी 2 भागों में, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और उसी प्रकार से कोर को भी विभाजित किया, बाह्य कोर और ये है आंतरिक कोर। इस प्रकार से प्रत्येक के 2-2 भाग विभाजित कर ली, ऊपरी और निचला, और कोर के अंतर्गत बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पृथ्वी की गहराई की बात करती हैं तो गहराई के संदर्भ में देखते हैं कि मान लीजिए 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का क्षेत्र है। 0 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है, ऊपरी प्रपट्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 30 से समथिंग मान के चलिए आप, 100 से 200 राउंड फिगर में, वहां तक आपका निचला क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र आता है ऊपरी मेंटल का क्षेत्र, 100 से 200 से शुरू होकर कहां तक, लगभग 700 किलोमीटर तक किसकी विशेषता पाई जाती है, ऊपरी मेंटल की। और 700 से लेकर लगभग बात करते हैं हम 2900 किलोमीटर तक, तो निचला मेंटल कवर हो जाता है। निचले मेंटल की जो सीमा है वो लगभग लास्ट सीमा 2900 किलोमीटर पर मिलेगी। या हम कह सकते हैं कि जो बाह्य कोर है वो लगभग 2900 किलोमीटर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब आंतरिक कोर जब स्टार्ट होता है उसकी गहराई कितनी होती है, लगभग 5150 किलोमीटर के आसपास आपको आंतरिक कोर मिल जाएगा। 5150 किलोमीटर के बाद में कौन सा भाग पाया जाता है, आंतरिक कोर का। अब पृथ्वी के लास्ट केंद्र की बात करेंगे, अंतिम बिंदु की बात की जाती है, तो वो कितना है, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का जो लास्ट केंद्र है, आंतरिक केंद्र जो है, वो केंद्र धरातल से कितना गहरा है, 6371 किलोमीटर।
कई बार क्या होगा, आपको यहाँ 71 नहीं मिलकर 70 मिल जाता है, कई बार 75 मिल जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट बुकों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन हमने जो माना है 6371, ठीक है, राउंड फिगर की बात करते हैं। तो ये स्थल भाग से आप जैसे जैसे गहराई में जाओगे, देखिए 0 से 30 किलोमीटर तक आप पृथ्वी की गहराई में जाती हैं तो आपको ऊपरी परपट्टी का भाग मिलेगा। उसके बाद में 30 से आप 100 किलोमीटर तक बात करते हैं, जैसे हमने बात की स्थल मंडल की, ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ठीक है। एल की बात की थी बीपीएल में, एल की बात की, तो 100 किलोमीटर अधिकतम गहराई मान रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो निचली प्रॉपर्टी है वो 30 से लेकर 100 तक या मैक्सिमम और ज़्यादा माने तो 200 तक आपको मिल सकती है। और वहाँ से 700 किलोमीटर की गहराई तक आपको किसका विस्तार मिलेगा, निचले मेंटल का विस्तार मिलेगा। और 700 से आप 2900 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तो वहाँ पर आपको निचले मेंटल की, सॉरी ये तो ऊपरी मेंटल था 700 तक, और 700 से 2900 तक निचला मेंटल आपको देखने को मिलेगा। 2900 किलोमीटर लगभग इसके बाद में किसकी विशेषता शुरू हो जाती है, कोर की विशेषता शुरू हो जाती है। और कोर का जो बाह्य भाग है वो बाह्य भाग 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक आपको स्पष्ट होता है। 5150 किलोमीटर के बाद में आपको आंतरिक कोर की विशेषता देखने को मिलती है, और ये लास्ट पृथ्वी के केंद्र तक है, और 6371 किलोमीटर लास्ट पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंतरिक कोर 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक इसकी विशेषता देखने को मिलती है। अब देखिए, इसके घनत्व की बात करें इस अभिनव मत में, तो घनत्व की बात की जाती है तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों की बात करेंगे तो क्रस्ट का जो घनत्व स्पष्ट होता है वो लगभग कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। इस प्रकार से देखेंगे तो घनत्व क्रस्ट की बात करते हैं 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक घनत्व स्पष्ट होता है। उसी प्रकार हम निचले मेंटल की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं 5.5 से लेकर 10.6 तक आपको, सॉरी 10 पॉइंट तक, 5.5 से लेकर 10 पॉइंट तक आपको देखने को मिलेगा, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं लास्ट इस केंद्र पर कितना रहेगा, इस केंद्र पर घनत्व कितना स्पष्ट होता है। तो राउंड फिगर में देखिए 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये केंद्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं। और औसत कोर की बात करते हैं तो कितना आता है, 11। लास्ट केंद्र की बात करते हैं तो कितना है, 13.6। ये घनत्व की दृष्टि से आपको यहां पर स्पष्ट हो गया है। अब देखिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों के अंतर्गत क्या चीज बताई गई है, इसके अंतर्गत आयतन को भी स्पष्ट किया गया है और द्रव्यमान को भी स्पष्ट किया गया है। आयतन से आप बता सकते हैं, जैसे आयतन किसी कोई डब्बा है, उस डब्बे में कितनी वस्तु आ सकती हैं, ये क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। कोई भी डब्बा है उसमें कितनी वस्तु आ सकती है, ये क्या हो गया, आयतन हो गया।
और द्रव्यमान आपको पता है कि तरलता से प्रदर्शित होता है। अब देखिए क्रस्ट के अंतर्गत, इस क्रस्ट के अंतर्गत आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन वैसे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग मान के चल रही हैं कितने प्रतिशत, 1% आयतन होता है क्रस्ट का। फिर बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान का उल्लेख यहां पर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्रस्ट के अंतर्गत हमने आयतन और द्रव्यमान दोनों की बात की। द्रव्यमान यहां पर स्पष्ट नहीं हुआ और आयतन हम मानकर चल रहे हैं 1% के आसपास। चलिए हम दूसरे की ओर चलते हैं, मेंटल में। मेंटल में आयतन कितने प्रतिशत होता है और द्रव्यमान कितने प्रतिशत होता है, ये चीज देखकर चलते हैं। तो देखिए मेंटल के अंतर्गत याद रखना हमेशा सर्वाधिक आयतन होता है। कहां पर? मेंटल में। मेंटल में सर्वाधिक आयतन होता है लगभग 83%। 83% मेंटल में आयतन होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान के अंतर्गत लगभग 68% द्रव्यमान मेंटल के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कोर की बात करते हैं। कोर में आयतन कितना रहता है और द्रव्यमान कितना होता है? कोर की बात करते हैं तो कोर में आयतन रहता है 16% आयतन कोर के अंतर्गत होता है। और द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान लगभग इसका पाया जाता है 32%, 32% द्रव्यमान पाया जाता है। तो हमने प्रत्येक क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात की, इसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों की बात कर ली। अब आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन व द्रव्यमान किस भाग में पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं मेंटल में। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन व द्रव्यमान कहां पाया जाता है? मेंटल के अंतर्गत सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, ठीक है। ये हमने देख ली है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। अब देखिए हमेशा याद रखना कि जो कोर का भाग है वो कोर का भाग तरल है या ठोस है, इस चीज की पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो देखिए भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं तो एस तरंग जो होती हैं, ये तरंग क्या होती हैं? तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। भूकंप में PSL ये तरंगे होती हैं। इसके अंतर्गत एस जो तरंग है उसकी विशेषता है कि वो तरल पदार्थ या तरल माध्यम से नहीं गुजरती हैं। जब बाह्य कोर की बात की जाती है तो बाह्य कोर के अंतर्गत एस तरंग क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। अगर बाह्य कोर में एस तरंग नहीं मिली तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो बाह्य कोर है वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। लेकिन आंतरिक में एस तरंग मिलती हैं, इसलिए ये कैसा है? ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था। तो ये याद रखने वाली चीज है कि बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे ऊपरी कस्ट और निचली कस्ट, इनके बीच के क्षेत्र में कुछ असमता पाई जाती है। उन असमताओं को भी बताया गया है, कौन कौन सी असमता किन क्षेत्रों के मध्य हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।